नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कोर ऑफ बुक्स में। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद खास किताब की, रीबिल्ड योरसेल्फ, द सुप्रीम ट्रूथ टू ओवरकम इनएडिक्वेसी एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जिसे लिखा है प्रतिज्ञ रुमदे ने। यह किताब आपको आपकी अंदर की कमजोरियों और संघर्षों से बाहर निकलने, खुद को फिर से बनाने और एक मजबूत, संतुलित जीवन जीने का रास्ता दिखाती है। इस वीडियो में हम इस किताब के 10 चैप्टर्स का सारांश हिंदी में समझेंगे, जो रिबिल्डिंग की जर्नी को आसान और असरदार बनाने के लिए जरूरी टिप्स और इंसाइट्स देते हैं। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे हम अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं, धीरे धीरे खुद को रीबिल्ड कर सकते हैं। चैप्टर 1, ब्रेक द इल्यूजन ऑफ इनएडिक्वेसी। हम अक्सर खुद से यह सवाल करते हैं, मैं इतना एंग्शियस क्यों फील करता हूं? क्यों मैं दूसरों के सामने खुद को कमजोर समझता हूं? क्यों मुझे लगता है कि मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता? ये सब सवाल एक ही जगह इशारा करते हैं, हमारी अंदर की इनएडिक्वेसी, यानी मैं कम हूं वाली फीलिंग। प्रतिज्ञ रुमदे कहती है कि ये फीलिंग कोई रियलिटी नहीं है, ये एक इल्यूजन है, यानी भ्रम। और ये भ्रम धीरे धीरे हमारे बचपन के अनुभवों, गलत कंपैरिजंस और रिजेक्शन के छोटे छोटे मोमेंट से बनता है। यू आर नॉट लेस, यू आर जस्ट अनअवेयर ऑफ योर रियल पावर। हम जब बार बार खुद को डाउट करते हैं, अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, तब हम एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसी आइडेंटिटी को सच मानकर डिसीजंस लेने लगते हैं। यही कारण है कि हम बहुत सारे अच्छे मौके खो देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। इस चैप्टर में बताया गया है कि रियल हीलिंग तब शुरू होती है जब हम अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं। वो आवाज जो कहती है, तू बस डर गया है, तू टूटा नहीं है। ऑथर ये भी कहती है कि इनएडिक्वेसी को ओवरकम करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस सबसे पहला स्टेप है। जब आप खुद से ये पूछना शुरू करते हैं कि मुझे ये कब से महसूस होता है, क्या ये मेरी सोच है या किसी और की दी हुई डेफिनेशन? क्या मैंने कभी अपने अंदर की कैपेबिलिटीज को कॉन्शियसली एक्सप्लोर किया है? तो आप एक नए लेवल की क्लैरिटी महसूस करते हैं। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि सेल्फ वर्थ कोई एक्सटर्नल अचीवमेंट से नहीं आती, ना किसी अच्छी जॉब से, ना रिलेशनशिप से, ना दिखावे वाली सक्सेस से। सेल्फ वर्थ आती है जब आप खुद को पूरे दिल से एक्सेप्ट करते हैं, फ्लॉज, फियर्स और फेलियर्स के साथ। हम अपनी एनर्जी को खुद को प्रूव करने में लगाते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम खुद से कनेक्टेड रहें, ताकि हमें खुद को प्रूव करने की जरूरत ही न पड़े। रिबिल्डिंग का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को किसी नए वर्जन में बदल दो। इसका मतलब है अपने रियल सेल्फ को अनकवर करना, जो हमेशा से था लेकिन दब गया था सोसाइटी, फियर और एक्सपेक्टेशंस के नीचे। जब आप इस इल्यूजन को पहचान लेते हैं तो हीलिंग शुरू होती है। चैप्टर 2, ओन योर इनर कॉन्फ्लिक्ट। हम सबके अंदर कोई ना कोई लड़ाई चल रही होती है, कभी गिल्ट और डिजायर के बीच, कभी एक्सपेक्टेशन और फ्रीडम के बीच, और कभी अपने ही इमोशंस को समझने की कोशिश में। इस चैप्टर में प्रतिज्ञ रुमदे कहती है कि इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से भागना नहीं है, बल्कि उसे ओन करना है, यानी पूरी ईमानदारी से स्वीकारना। यू कांट हील व्हाट यू डोंट ओन। हम अक्सर खुद से अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछने से डरते हैं, जैसे मुझे क्यों बार बार सैम मिस्टेक दोहराने की आदत है? क्यों मुझे खुद पर ट्रस्ट नहीं होता? क्यों मैं एक पीसफुल लाइफ चाहकर भी उसे क्रिएट नहीं कर पाता? ये क्वेश्चन सिंपल नहीं होते, लेकिन यही असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होते हैं। ऑथर बताती है कि जब हम अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को नजरअंदाज करते हैं, तब वो और ज्यादा बड़ा बनकर बाहर आता है। एंजाइटी के रूप में, इरिटेबिलिटी के रूप में, या अचानक डिसीजन पैरालिसिस की फॉर्म में। लेकिन जब आप उन्हें फेस करते हैं तो आप पहली बार खुद को ऑनेस्टली देखना शुरू करते हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक सिग्नल है कि आपकी इनर वर्ल्ड आपको कुछ सिखाना चाहती है।
हो सकता है आपने बचपन में सीखा हो कि दुख छुपाना चाहिए या किसी को अपने इमोशनल स्ट्रगल बताना कमजोरी है। लेकिन ये चैप्टर सिखाता है कि अपनी अंदरूनी सच्चाई को पहचानना ही असली ताकत है। जब आप कहते हैं यस आई फील लॉस्ट, यस आई एम स्कैर्ड ऑफ फेलिंग, यस आई वॉन्ट टू बी लव्ड बट आई ऑल्सो वॉन्ट फ्रीडम, तब आप खुद को एक सेफ स्पेस देते हैं और यहीं से शुरू होती है हीलिंग और रिबिल्डिंग। इस चैप्टर में एक और पावरफुल इंसाइट यह है कि सेल्फ ग्रोथ सिर्फ पॉजिटिविटी से नहीं होती। कभी कभी ग्रोथ का रास्ता अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि हमें उन पार्ट्स को देखना पड़ता है जिनसे हम भागते रहे हैं। लेकिन जब आप अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को पूरी ऑनरशिप के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब एक इमोशनल अलाइनमेंट शुरू होता है और ये अलाइनमेंट ही फाउंडेशन बनता है एक मजबूत ग्राउंडेड सेल्फ की। चैप्टर 3 रीडिफाइन द मीनिंग ऑफ पेन। दर्द, चाहे फिजिकल हो या इमोशनल, जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। हमारी कल्चर में अक्सर दर्द को वीकनेस माना जाता है, कुछ ऐसा जो हमें कमजोर करता है या तोड़ देता है। लेकिन प्रतिदिन रुमदे इस चैप्टर में एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। दर्द को हमारी सबसे बड़ी टीचर और ग्रोथ का जरिया माना जाए। पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। इस कोट का मतलब है कि दर्द हर किसी के जीवन में आएगा, ये नेचुरल है। लेकिन सफरिंग यानी दर्द को लेकर जो नेगेटिव माइंडसेट होता है, वो हमारी चॉइस है। हम उस दर्द को कैसे लेते हैं, उसी से हमारी जिंदगी बदलती है। जब हम दर्द से भागते हैं या उसे दबाते हैं, तो वो अंदर से और बढ़ता जाता है। ये दबा हुआ दर्द एंजाइटी, डिप्रेशन या कई बार फिजिकल इलनेस का कारण बन सकता है। इसलिए ऑथर कहती है कि पेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए। इस चैप्टर में बताया गया है कि दर्द को रीडिफाइन करना यानी उसके मतलब को बदलना बहुत जरूरी है। दर्द को सिर्फ एक ऑब्स्टिकल या पनिशमेंट समझने की बजाय उसे सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ ग्रोथ के एक स्टेप के रूप में देखना चाहिए। पेन हमारे अंदर छुपी हुई कमजोरियों और फियर्स को सामने लाता है ताकि हम उन्हें हील कर सके। दर्द हमें अपनी लिमिट समझने में मदद करता है और नए तरीके से सोचने की स्पेस देता है। जब आप खुद से ये सवाल करते हैं, ये दर्द मुझे क्या सिखा रहा है? क्या मैं इस एक्सपीरियंस से कुछ पॉजिटिव निकाल सकता हूं? कैसे मैं इस दर्द को अपनी स्ट्रेंथ बना सकता हूं? तो आपकी सोच हेल्पलेसनेस से एम्पावरमेंट की ओर शिफ्ट हो जाती है। ऑथर बताती है कि हीलिंग के लिए सबसे पहले जरूरी है इमोशंस को पूरी तरह फील करना। उन्हें दबाने या डिनाई करने से कोई फायदा नहीं। जब आप अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करते हैं, तो आप उन्हें प्रोसेस कर पाते हैं और धीरे धीरे उनकी पकड़ कमजोर होने लगती है। दूसरी तरफ समाज में बहुत बार हमें यह सिखाया जाता है कि दर्द दिखाना कमजोर होने की निशानी है, खासकर पुरुषों को। लेकिन इस चैप्टर में बताया गया है कि वल्नरेबिलिटी और ओपननेस असली ताकत है। जब आप अपने दर्द को एक्सेप्ट करते हैं और शेयर करते हैं, तो आपकी एनर्जी हल्की होती है और आप हीलिंग की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर की एक और खास बात यह है कि दर्द की इंटेंसिटी और एक्सपीरियंस हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। इसलिए दूसरों के दर्द को जज करना नहीं चाहिए, बल्कि एम्पैथी और सपोर्ट देना चाहिए। आखिर में प्रतिदिन रुमदे बताती है कि पेन को रीडिफाइन करने का मतलब है उसे अपनी आइडेंटिटी से अलग करना। दर्द आपका हिस्सा हो सकता है, लेकिन आपकी पूरी स्टोरी नहीं। जब आप ये समझ लेते हैं, तो रिबिल्डिंग का प्रोसेस बहुत स्मूथ और सस्टेनेबल बन जाता है। चैप्टर 4 बिल्ड अ फाउंडेशन ऑफ सेल्फ लव। जब हम खुद के अंदर इनएडिक्वेसी और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से लड़ रहे होते हैं, तब सबसे पहली जरूरत होती है खुद से प्यार करने की। प्रतिदिन रुमदे इस चैप्टर में बताती है कि सेल्फ लव रिबिल्डिंग की फाउंडेशन है। बिना इसके कोई लास्टिंग चेंज संभव नहीं। बहुत बार हम सोचते हैं कि सेल्फ लव मतलब है खुद को ईगोइस्टिकली देखना या सेल्फिश होना, लेकिन ऑथर इस मिसकंसेप्शन को साफ करती है। सेल्फ लव का मतलब है खुद को समझना, स्वीकारना और अपनी वैल्यू को जानना। टू लव योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ अ लाइफ लॉन्ग रोमांस।
सेल्फ लव का मतलब है अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों को बिना जजमेंट के एक्सेप्ट करना। जब आप अपनी मिस्टेक्स को गले लगाते हैं, अपने फियर्स को समझते हैं और अपने इमोशंस को सम्मान देते हैं, तभी आप अंदर से मजबूत बनते हैं। यह चैप्टर बताता है कि बिना सेल्फ लव के हम एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए डिपेंड रह जाते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें अप्रूव करें, हमें रिस्पेक्ट दें या हमें सक्सेस दिलाएं। लेकिन ये सब बाहर की चीजें अस्थायी हैं। अंदर से खुश रहना तभी संभव है जब आप खुद से प्यार करें। सेल्फ लव का प्रैक्टिकल मतलब है अपनी नीड्स को समझना और उन्हें प्रायोरिटाइज करना, अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज बनाना, खुद को समय और स्पेस देना रेस्ट और ग्रोथ के लिए, अपनी बातों को पॉजिटिवली कहना और अपने आप को एनकरेज करना। ओथर कहती है कि रिबिल्डिंग जर्नी में बहुत बार हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, अपनी प्रोग्रेस की तुलना दूसरों से करते हैं और खुद को नीचे गिराते हैं। लेकिन यह टॉक्सिक हैबिट छोड़नी होगी। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं तो आपकी एनर्जी बदल जाती है। आप अपने अंदर की आवाज सुनने लगते हैं जो कहती है, मैं काबिल हूं, मैं डिजर्विंग हूं और मैं अपनी खुशियों का मालिक हूं। यह चैप्टर यह भी बताता है कि सेल्फ लव कभी लिनियर प्रोसेस नहीं होता। यह अप्स एंड डाउन से गुजरता है। लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी के साथ खुद को प्यार देते हैं, तब आप खुद को रीबिल्ड कर पाते हैं। चैप्टर 5, प्रैक्टिस माइंडफुल अवेयरनेस। जब हम इनएडिक्वेसी इनएडिक्वेसी और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे होते हैं, तब अक्सर हमारी एनर्जी और फोकस इधर उधर भटक जाते हैं। प्रतिज्ञा रुमदे इस चैप्टर में बताती है कि रिबिल्डिंग के लिए सबसे जरूरी है माइंडफुल अवेयरनेस, यानी अपनी थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस के प्रति पूरी सजगता और समझ। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप इन चेंज। माइंडफुल अवेयरनेस का मतलब है अपने अंदर जो भी हो रहा है उसे बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करना। जब हम अपने नेगेटिव थॉट्स, फियर्स या सेल्फ डाउट्स को सिर्फ नोटिस करते हैं बिना उन पर रिएक्ट किए, तब हम उन्हें कंट्रोल करने लगते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि ज्यादातर बार हम अपनी प्रॉब्लम से इसीलिए घिरे रहते हैं क्योंकि हम अपने माइंड के ऑटो पायलट मोड में रहते हैं। हम बिना सोचे समझे ओल्ड पैटर्न्स फॉलो करते हैं जो हमें पीछे खींचते हैं। ओथर कहती है कि जब आप नियमित रूप से माइंडफुल अवेयरनेस प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या बस अपने इमोशंस को कामली देखना, तो आप ग्रेजुअली अपने माइंड को ट्रेन कर पाते हैं कि वो प्रेजेंट मोमेंट में रहे। माइंडफुलनेस आपको यह सिखाता है कि आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स के ऑब्जर्वर बने, ना कि उनके स्लेव। जब नेगेटिव या लिमिटिंग थॉट्स आए तो उन्हें पहचान कर उन्हें जेंटल तरीके से अपने से दूर करें। छोटे छोटे पॉजिटिव मोमेंट्स को महसूस करें, जैसे ब्रीदिंग, नेचर या किसी खास अनुभव को। यह चैप्टर एक प्रैक्टिकल रोड मैप भी देता है, जैसे कि कैसे रोजाना कुछ मिनट माइंडफुलनेस के लिए डेडिकेट करें और कैसे धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं। जब आपकी माइंडफुल अवेयरनेस बढ़ती है, तब आप बेटर डिसीजंस लेने लगते हैं, अपने इमोशंस को बेटर हैंडल करते हैं और अंदर की कॉन्फ्लिक्ट्स को कामली फेस कर पाते हैं। इससे रिबिल्डिंग का प्रोसेस स्मूथ और सस्टेनेबल बनता है। चैप्टर 6, क्रिएट न्यू एम्पावरिंग हैबिट्स। जब हम खुद को रीबिल्ड करने की जर्नी पर होते हैं, तो पुराने नेगेटिव पैटर्न्स और आदतें हमें पीछे खींचने लगती है। प्रतिज्ञा रुमदे इस चैप्टर में समझाती है कि नई और एम्पावरिंग हैबिट्स बनाना रिबिल्डिंग का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. हमारे डेली एक्शंस ही हमारी आइडेंटिटी बनाते हैं। अगर हम हर दिन कुछ छोटी छोटी पॉजिटिव हैबिट्स अपनाएं, तो समय के साथ हमारी सोच, हमारी एनर्जी और हमारा पूरा आउटलुक बदल जाता है। ओथर कहती है कि हैबिट्स चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें अपने करंट बिहेवियर को समझना होगा। हमें यह जानना होगा कि कौन सी आदतें हमें कमजोर बनाती हैं और कौन सी हमें आगे बढ़ाती है। फिर हमें छोटे और अचीवेबल गोल्स सेट करने चाहिए। जैसे अगर आप रोजाना माइंडफुल अवेयरनेस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट से करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं।
इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि नई हैबिट्स को टिकाऊ बनाने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। हर दिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ही बड़ा बदलाव लाता है। ऑथर ने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं, जैसे अपनी हैबिट्स को किसी एग्जिस्टिंग रूटीन के साथ जोड़ना, जैसे ब्रशिंग के बाद जर्नलिंग करना, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना ताकि मोटिवेशन बनी रहे, खुद को रिवॉर्ड देना जब कोई नई हैबिट सक्सेसफुली अडॉप्ट हो जाए। जब आप अपनी एम्पावरिंग हैबिट्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिसिप्लिन दोनों बढ़ते हैं। इस चैप्टर का मुख्य मैसेज है कि रिबिल्डिंग एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे बनी हुई यात्रा है, और ये छोटे कदम आपको अल्टीमेट सक्सेस तक ले जाते हैं। चैप्टर 7, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस। हमारी ग्रोथ और रिबिल्डिंग पर हमारे आसपास के लोग और एनवायरनमेंट का गहरा असर होता है। प्रतिज्ञा रुमदे इस चैप्टर में बताती है कि अपने आप को पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों से घेरना रिबिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। यू आर द एवरेज ऑफ दी 5 पीपल यू स्पेंड दी मोस्ट टाइम विद। जब आप नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों के बीच रहते हैं तो उनकी एनर्जी और माइंडसेट आपके अंदर भी डाउट्स और नेगेटिविटी पैदा कर सकते हैं। इसलिए रिबिल्डिंग जर्नी में ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है जो आपको अपलिफ्ट करें, इंस्पायर करें और आपकी प्रोग्रेस को सपोर्ट करें। ऑथर कहती है कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस सिर्फ लोग नहीं होते, बल्कि किताबें, पॉडकास्ट्स और वो एनवायरनमेंट्स भी हो सकते हैं जहां आप खुद को सुरक्षित और मोटिवेटेड महसूस करें। इस चैप्टर में आपको प्रैक्टिकल टिप्स मिलेंगे कि कैसे अपने सोशल सर्कल की समीक्षा करें और टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहें। ऐसे लोग खोजें जो आपकी ग्रोथ में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। नए दोस्त बनाएं जो आपके गोल्स और वैल्यूज से अलाइन करते हो। अपनी एनर्जी बचाने के लिए बाउंड्रीज बनाएं। मोटिवेशनल कंटेंट और लर्निंग रिसोर्सेज को अपनी डेली लाइफ में शामिल करें। ऑथर बताती है कि रिबिल्डिंग अकेले करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आपके पास सही सपोर्ट सिस्टम होता है तो चैलेंजेस को फेस करना आसान हो जाता है। यह चैप्टर यह भी एम्फसाइज करता है कि खुद की सोच को पॉजिटिव रखने के लिए अपनी एनवायरनमेंट को इंटेंशनल तरीके से चुनना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। चैप्टर 8, एम्ब्रेस फेलियर एज फीडबैक। जीवन में फेलियर से कोई बच नहीं सकता, लेकिन अक्सर हम फेलियर को खुद की कमी या असफलता समझकर डरते हैं या हार मान लेते हैं। प्रतिज्ञा रुमदे इस चैप्टर में बताती है कि फेलियर को कैसे एक लर्निंग और ग्रोथ का जरिया बनाएं। फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। जब हम फेलियर को सिर्फ नेगेटिव आउटकम के तौर पर देखते हैं तो हमारी माइंडसेट नैरो हो जाती है, लेकिन जब हम इसे फीडबैक के रूप में एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपनी गलतियों से सीख पाते हैं और बेहतर वर्जन्स बनते हैं। ऑथर कहती है कि फेलियर से डरना या उसे अवॉइड करना रिबिल्डिंग जर्नी को स्लो कर देता है, लेकिन जब आप फेलियर को नेचुरल और जरूरी हिस्सा मान लेते हैं तब आप ज्यादा रिस्क लेने और नए एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए तैयार होते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि फेलियर आपको ये इंसाइट्स देता है कि कौन सी स्ट्रैटेजीज काम नहीं कर रही, कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है और आपके गोल्स आपके लिए सही है या नहीं। जब आप खुद से पूछते हैं, मैंने इस फेलियर से क्या सीखा, मैं अगली बार क्या अलग करूंगा, क्या ये फेलियर मेरे ग्रोथ के रास्ते में रोड़ा है या स्टेपिंग स्टोन, तो आप फेलियर के डर से बाहर निकलते हैं और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। ऑथर ये भी बताती है कि फेलियर पर खुद को ब्लेम करने की बजाय सेल्फ कंपैशन दिखाना जरूरी है। इससे आप जल्दी रिकवर कर पाते हैं और फिर से मोटिवेटेड होकर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 9, कल्टिवेट पेशेंस एंड परसिस्टेंस। जब हम खुद को रीबिल्ड करने की राह पर निकलते हैं तो यह समझना बहुत जरूरी है कि बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता। प्रतिज्ञा रुमदे इस चैप्टर में इस बात पर जोर देती है कि धैर्य, पेशेंस और लगातार प्रयास, परसिस्टेंस, रिबिल्डिंग के सबसे मजबूत स्तंभ है। पेशेंस इज नॉट सिंपली द एबिलिटी टू वेट, इट्स हाउ वी बिहेव व्हाइल वी आर वेटिंग। कई बार हम अपनी ग्रोथ की स्पीड को लेकर चिंतित हो जाते हैं और जब तुरंत परिणाम नहीं दिखते तो निराश हो जाते हैं। लेकिन असली समझ यह है कि बदलाव एक ग्रेजुअल प्रोसेस है।
ये फूलों के खिलने जैसा है। बीज बोने के बाद हमें उसकी जड़ें मजबूत करने, पौधे की देखभाल करने, धूप और बारिश सहने के लिए वक्त देना पड़ता है। ओथर कहती है कि पेशेंस सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना है, भले ही परिस्थितियां मुश्किल हो। जब आप अपने आप से दोस्ताना और सपोर्टिव रहते हैं, तब आप अपनी जर्नी को एंजॉय कर पाते हैं और अंदर से मजबूत बनते हैं। परसिस्टेंस यानी लगातार कोशिश करना, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है, चाहे सफलता छोटी हो या सेटबैक्स आए। जो लोग गिरते हैं लेकिन फिर उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं, वही अंत में अपने सपनों को सच करते हैं। इस चैप्टर में रिबिल्डिंग के दौरान आने वाले कॉमन चैलेंजेस और इंटरनल वॉइसेस का भी जिक्र है, जैसे सेल्फ डाउट, इंपेशेंस और फ्रस्ट्रेशन। ओथर बताती है कि इन आवाजों को इग्नोर करना या दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक्नॉलेज करना चाहिए और फिर अपनी डिटर्मिनेशन को उनसे ऊपर रखना चाहिए। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे अपने गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना ताकि वे मैनेजेबल लगे, अपनी प्रोग्रेस को डेली या वीकली जर्नल में लिखना जिससे आप ग्रोथ देख सकें। जब आप सफल होते हैं तो खुद को सेलिब्रेट करना, चाहे वो कितना भी छोटा माइलस्टोन हो। मोटिवेशनल कोट्स या अफर्मेशंस का यूज करना जो आपकी ऊर्जा बनाए रखें। ओथर यह भी बताती है कि रिबिल्डिंग जर्नी में खुद को समय देना, खुद को समझना और खुद के साथ कंपैशन रखना जरूरी है। कभी कभी धीमी प्रगति भी बेहतर होती है क्योंकि वो सस्टेनेबल होती है। अंत में पेशेंस और परसिस्टेंस की प्रैक्टिस हमारे माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करती है, हमें रिसिलिएंट, होपफुल और फोकस्ड बनाती है। चैप्टर 10, सेलिब्रेट योर ग्रोथ एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। जब आप रिबिल्डिंग की प्रक्रिया में काफी मेहनत कर चुके होते हैं, तो सबसे जरूरी होता है कि आप अपनी ग्रोथ को एक्नॉलेज करें और सेलिब्रेट करें। प्रतिज्ञ रुंगदे इस फाइनल चैप्टर में बताती है कि अपनी प्रोग्रेस का सेलिब्रेशन रिबिल्डिंग को सस्टेन करने में मदद करता है। सेलिब्रेट एवरी स्मॉल विक्ट्री, फॉर दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू योर सक्सेस। कई बार हम अपनी अचीवमेंट्स को कम आंकते हैं या खुद को इतना कड़ा जज करते हैं कि हम प्रोग्रेस की खुशी महसूस ही नहीं कर पाते। लेकिन ओथर कहती है कि छोटी छोटी जीतें भी हमारे मनोबल को बहुत बढ़ाती है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने गोल्स की प्राप्ति के हर कदम को याद रखें, चाहे वो कितना भी छोटा हो। सेलिब्रेशन से हम अपने अंदर मोटिवेशन और पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं, जो आगे की जर्नी के लिए फ्यूल का काम करता है। ओथर यह भी बताती है कि रिबिल्डिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस जर्नी है। इसलिए ग्रोथ को सेलिब्रेट करने के साथ साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, नए गोल्स सेट करते रहना, खुद को बेहतर बनाते रहना। यह चैप्टर खुद के प्रति ग्रैटिट्यूड दिखाने की भी बात करता है, खुद की मेहनत और साहस के लिए खुद को धन्यवाद देना। यह प्रैक्टिस सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस को और गहरा करती है। इसमें प्रैक्टिकल टिप्स भी है, जैसे अपनी ग्रोथ की लिस्ट बनाना और समय समय पर उसे पढ़ना, अपने प्रोग्रेस के लिए खुद को रिवॉर्ड देना, अपने जर्नी के मोमेंट्स को जर्नल में लिखना ताकि आप देख सके कि आप कहां से कहां आए हैं, आगे के लिए नए इंटेंशंस और गोल्स सेट करना। ओथर की बात में यह भी है कि सेलिब्रेटिंग ग्रोथ से हम खुद के अंदर पॉजिटिव एनर्जी फ्लो बनाए रखते हैं और रिबिल्डिंग की प्रोसेस से कभी हार नहीं मानते। दोस्तों, यह था सारांश किताब रीबिल्ड योरसेल्फ का, जो प्रतिज्ञ रुंगदे ने लिखा है। उम्मीद है आपको रिबिल्डिंग की ये जर्नी समझ में आई होगी और आप भी अपनी जिंदगी में इन प्रिंसिपल्स को अपनाकर अपने अंदर के डाउट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को पार कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए कोर ऑफ बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस किताब का लिंक भी मिलेगा, जिससे आप सीधे इसे पढ़ सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद। और याद रखें, असली बदलाव तब होता है जब हम खुद को रीबिल्ड करने का फैसला लेते हैं।